नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हमने संधि, वर्णमाला इत्यादि का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है शब्द विचार। अब हम बिना किसी देर के अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, बोलते समय जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण की संज्ञा दी गई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाते हुए पूरा वाक्य बन जाता है। तभी हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से सामने लिखे वाक्य को पढ़कर हम एक सार्थक अर्थ समझ रहे हैं, किंतु यदि इस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में वर्णों को उलट पलट कर दिया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। जैसे खरगोश तेज चलता है, तो यदि हम इसको पढ़ रहे हैं सीधे सीधे तो हमको क्या लग रहा है, ये सार्थक अर्थ वाला लग रहा है। लेकिन हम इसको बदल करके ऐसा कर दें कि जैसे मान लो हमने कर दिया कि खरगोश चलता है तेज, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा अर्थ होकर के ये इसका अर्थ तो वही निकलेगा, लेकिन इसके जो वर्णों का जो समूह है वो चेंज हो जाएगा। तो वो पढ़ने में हमें कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे देखो, गोर खस जते लताच, है ना, तो अभी उल्टे सीधे कर दिए वर्ण। अब जब इनको उलट पलट दिया तो ये हमको समझ में ही नहीं आएगा। इस वाक्य में वर्ण वही है जो चित्र के साथ दिए वाक्य में है, किंतु उन वर्णों को छोड़ करके जोड़कर सार्थक अर्थ नहीं बनाए गए हैं, इसलिए वाक्य निरर्थक बन गया। अतः शब्दों का सार्थक होना अत्यंत आवश्यक है और व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। व्याकरण के अंतर्गत जब तक अर्थ नहीं होता है तब तक उसका कोई विचार नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है वही शब्द कहलाता है। जैसे देखो, शब्द क्या है। हिंदी भाषा में शब्द का विशाल भंडार है। अनेक वर्णों के मेल से हजारों, लाखों और करोड़ों शब्द प्रयोग में आते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। देखो क्या क्या है। अब देखो, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, देखो क्या क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हम इनको एक बार विस्तार पूर्वक हम थोड़ा सा इनको समझेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, देखो उत्पत्ति का है, देखो इस आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। एक तो है अपना तत्सम, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में काम में आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे संस्कृत वर्ड्स यूज इन हिंदी। ठीक है, ऐसे ही तद्भव शब्द संस्कृत के वर्ड होते हैं जो चेंज इनटू हिंदी वर्ड्स, जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी के शब्दों में ही चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और ऐसी देशज, जैसी लोकल लैंग्वेज होती है ना, जो अपने ओरिजिनल्स वर्ड जो होते हैं वे, और विदेशी जो बाहर के जो शब्द होते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे देखो, स्रोत के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब परीक्षा में हमारे पास ये शब्द बन सकता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, एक व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक होता है अपना प्रयोग के आधार पर। तो जिसमें से सबसे पहला हमारे पास है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, अब देखो पहला क्या होगा, तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन से हुए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के एज इट इज शब्द हमारे काम में आते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में आए हैं, उसी रूप में प्रयोग हो जाते हैं, उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अब ये संस्कृत में भी है और हिंदी में भी काम में आता है। ऐसे ही चंद्र संस्कृत में भी है और हिंदी में भी काम आता है। ऐसे ही धृत का अर्थ होता है घी, अभी संस्कृत में भी काम आता है और हिंदी में भी काम आता है। ऐसे ही सप्त, अब ये हिंदी में भी काम में आता है और संस्कृत में भी काम में आता है। ऐसे ही तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनका अर्थ हम हिंदी में निकाल लेते हैं। जैसे तद्भव शब्द का अर्थ होता है, तद का मतलब उससे और भव का मतलब उत्पन्न होने वाला। अर्थात संस्कृत भाषा से अनेक शब्द थोड़े से रूप में
तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, अब देखो, अब है तो सूर्य, शब्द तो क्या है सूर्य, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, सूरज बना दिया। ठीक है, सूरज भी ठीक है क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग सूरज भी ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही चंद्र है तो इसको चांद भी बोलते हैं, तो चांद और चंद्र, अब चंद्र तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। लेकिन वैसे क्या है, चांद, चंद्र क्या है, तत्सम शब्द है। और ऐसे ही धृत को हम घी बोलेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। ऐसे ही सप्त को हम क्या बोलेंगे, सात बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम जो तीसरा हमारा पॉइंट है वह है देशज शब्द। तीसरा क्या है, देशज शब्द। भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं और यही शब्द देशज कहलाते हैं, है ना। देखो, भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली बोलियों के शब्द भी हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं और यही शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। देखो, क्षेत्रीय बोलियां के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में जो काम में लिए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द जैसे पगड़ी, अब पगड़ी क्या है, ये जहाँ पर हम रहते हैं उस अकॉर्डिंग हम जिस भाषा को बोल लेते हैं, जिस क्षेत्र में हम बोलना शुरू कर देते हैं तो वही हमारी देशज भाषा होती है। जैसे पगड़ी है, खटिया है, झुग्गी है, पेट है, खिड़की है, धोती, खुरपा, चुन्नी, रोड़ा, खिड़की, रोटी, लोटा, भिंडी आदि ये जो शब्द हैं ये क्या शब्द हैं, सारे देशज शब्द हैं। अब इसी तरह से विदेशी शब्द, देखो हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो अनेक भाषाओं से आए हैं। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो विदेशी शब्द हैं, जैसे मान लो अंग्रेजी में कंप्यूटर है, तो अब कंप्यूटर को हम हर एक मतलब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलता है। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर है, अब अपन डॉक्टर का पता है हमको, हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इनको डॉक्टर ही बोलेंगे, है ना। कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसे पेंसिल है, अब पेंसिल को हम क्या बोलेंगे, पेंसिल ही बोलेंगे। ऐसे पेन है, पेन को पेन ही बोलेंगे, ये लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही क्रिकेट है, क्रिकेट को भी हम क्रिकेट, सर्कस को भी सर्कस, बैंक को बैंक, रेडियो, कार, क्रीम, इंजीनियर, ट्रक, बजट, इंजन, है ना, अफसर, फोटो, कैमरा आदि ये जो शब्द हैं ये सारे कौन है, विदेशी शब्द हैं, लेकिन हम उनको अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में हमने उनको काम में ले रखा है। ऐसे अरबी शब्द हैं, देखो जैसे इनाम है, जहाज है, तारीख है, मतलब है, ताकत है, इज्जत है, कीमत है, इलाज है, हवालात है, अक्ल है आदि शब्द कैसे हैं, अरबी हैं। ऐसे फारसी शब्द हो गए, अचार, कमर, हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, जहर, मुफ्त, आराम, खूबसूरत आदि ये सब कैसे हैं, फारसी हैं। ऐसी तुर्की शब्द भी हैं, तोप, बेगम, बारूद, चिक, कैंची, कुर्ता आदि। ऐसी पुर्तगाली शब्द में हैं, अलमारी, कमीज, साबुन, बरामदा, फालतू, फीता, तौलिया, गमला आदि शब्द क्या हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। ऐसे अब देखो तत्सम शब्द हैं, अब तत्सम के और तद्भव शब्दों को हम देखते हैं। देखो तत्सम शब्द तो वे हैं जो संस्कृत के एडजेक्टिव काम में आते हैं, है ना। बस एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और उसका विकृत रूप क्या है, तद्भव है। ठीक है, अब देखो अम्बा, अम्बा होता है शब्द तो, लेकिन हम अम्मा बना देते हैं। अंगुष्ठ होता है, अंगूठा बना दिया। अंधकार होता है, अंधेरा बना दिया हमने, है ना। ऐसे ही मान लो आँख, अक्षी है तो आँख बना दिया, अश्रु है तो आंसू, अग्नि है तो आग, अदय है तो आज, है ना। ऐसे आम्र है तो आम, आश्चर्य है तो अचरज, ओष्ठ है तो होठ, उष्ट्र है तो ऊँट, उल्लूका है तो उल्लू, कर्ण है तो कान, कार्य है तो काज, भगिनी है तो बहन, मातुल है तो मामा, मस्तक है तो माथा, मृत्तिका है तो मिट्टी, मुष्ठी है तो मुष्ठी, कुंभकार है तो कुम्हार। अब इसी तरह से कपोत है तो कबूतर, काक है तो कौवा, कपाट है तो किवाड़, कोकिल है तो कोयल, गर्दभ गधा, ग्राहक ग्राहक, है ना। ऐसे ग्रह का होता है घर, घट का घड़ा, चर्म का चमड़ा, छिद्र का छेद, नौका को हम नाव कह देंगे, निद्रा को नींद, पीत को पीला, पक्षी को पंछी, भौर भौरा,
लक्ष्य, लाग, श्वास, सांस, शुष्क, सूखा, स्वपन, सपना, हरित, हरा। तो इस तरह से जो हमारे पास में संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको हम अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी से मेरा मतलब जैसे स्वप्न है तो स्वप्न को सपना कह दिया, है ना। तो ये हमारे तत्सम शब्द हो गए। अब देखो कभी भी दो के अंदर यदि हमको कंपैरेटिवली याद करना होता है तो एक को याद कर लो तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाता है। जैसे मान लो आपने तत्सम को याद कर लिया। अब तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। अब उससे जो शब्द बने वो तद्भव कहलाएंगे, ठीक है। हिंदी में जो बन गए वे तद्भव कहलाएंगे। अब व्युत्पत्ति के आधार पर, अभी अपने किसके आधार पर किया था, उत्पत्ति और स्रोतों के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति और स्रोतों के आधार पर कौन कौन से थे, देशज और विदेशी, तत्सम और तद्भव, है ना। ऐसे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर कौन कौन होते हैं। अब देखो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर होते हैं, ये भी तीन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ये तीन होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब तो ट्रेडिशनल, जो बहुत पुराने समय से चल रहे हैं ना। यौगिक मतलब कॉम्बिनेटेड वर्ड्स जो कि जुड़े हुए हैं। अब योग रूढ़ जो ट्रेडिशनल भी हैं और कॉम्बिनेटेड वर्ड्स भी हैं। अब देखो रूढ़ शब्द कौन से होंगे, देखो परंपरा से किसी सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके टुकड़े न किए जा सके, और यदि टुकड़े करे भी तो उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखो इस तरह से प्रश्न बनेगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और बनता भी है। देखो क्योंकि रीट में इतने लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, रीट में कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं पूछा जाता। हम पढ़ाई कर लेते हैं बहुत सारी, लेकिन हमसे बहुत ही छोटे रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 की व्याकरण में से जितने भी हमारे प्रश्नोत्तर बनते हैं बस उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे कोर्स में वही, और कोर्स से बाहर यदि हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ा न पढ़ा बराबर हो जाता है। हम कहते हैं कि बहुत पढ़ाई करी थी लेकिन पेपर तो ऐसा आया, हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल का था। हमको बहुत छोटे लेवल से ही चलना है ना। अब देखो परंपरा से जिन सामान्य अर्थों का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके टुकड़े न किए जा सके, ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं करेंगे, और यदि टुकड़े करें भी तो उनके कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। पहली बात तो टुकड़ा करा नहीं जाए, और अगर कर भी दिया तो उसका कोई अर्थ न निकले। किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द जिसके खंड न किए जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसी निश्चित शब्द को अर्थ को पाने के लिए हम जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो हाथी है तो हा का कोई अर्थ नहीं है, थी है तो थी का भी कोई अर्थ नहीं है। जब दोनों वर्णों को जोड़ देते हैं तो हाथी शब्द हमारे सम्मुख हाथी का चित्र उभर करके आता है, इसलिए इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्योंकि इसके टुकड़े करने पर यह अर्थहीन हो जाता है। इसके टुकड़े करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये अर्थहीन हो जाते हैं। कुछ रूढ़ शब्द ऐसे थे जैसे पेड़ है, पशु है, गिलास है, कपड़ा है, घास है, देश, पुस्तक, आदमी, गाय, घर आदि। तो ये जो शब्द हैं ये प्राचीन और परंपरागत शब्द हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि टुकड़े करेंगे भी तो इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें कौन से शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। इनके टुकड़े क्या किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे जलयान, तो जल प्लस यान तो जलयान हो गए, है ना। ऐसे ही विद्यालय, विद्या प्लस आलय, बैल प्लस गाड़ी, प्रधान प्लस मंत्री। इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, और जिनके हम टुकड़े भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। जैसे दश प्लस आनंद, देखो ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए किया जा सकता है। अब जैसे मान लो दशानन है तो दश का अभी बहुब्रीहि समास के जैसे हो गया। अब दश का अर्थ भी रावण नहीं होता और आनंद का अर्थ भी रावण नहीं होता। अब देखो दश और आनंद, अब ये दो शब्द हैं, दश और आनंद। दश है मुख जिसके, वो कौन है, रावण, अर्थात 10 सिर वाला, परंतु रावण के रूप में लिया जाता है। लेकिन इसी प्रकार से जल प्लस अज तो क्या बन जाएगा, जलज। इसका सामान्य अर्थ है जो कि जल में जन्म ले, परंतु इसका रूढ़ अर्थ कमल से लिया गया है। जल प्लस अज, अब जल का अर्थ तो जल का सामान्य अर्थ तो जल है ना, और अज का अर्थ क्या होता है, जन्म, है ना। तो जलज जिसका अर्थ हो तो सामान्य अर्थ जो जल में जन्म ले, परंतु उसका रूढ़ अर्थ कमल से लिया गया है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने परंतु अपने सामान्य अर्थ
को त्याग करके किसी विशेष अर्थ का बोध कराए वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे कैसे कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर और स्रोत के आधार पर हमने आज शब्दों का अध्ययन किया है। और आगे अगली जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंतर्गत हम बाकी बचे हुए 2 शब्द रूपों का और अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।